हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। तो बच्चों क्लास 12 के कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन तो मैं बना चुका हूं सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ये पेंडिंग है। तो चलिए इनका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात और, सेक्शन ए के सॉल्यूशन का जो वीडियो है ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का सॉल्यूशन, फिर सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो चलिए बच्चा लोग सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको वेरीफाई करना है कि a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a डैश का मतलब याद है आपको, a डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a। और वो कैसे निकालते हैं, रोज के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं विद द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम, यानी रो 1 को C1 में भेज देते हैं एंड रो 2 को C2 में भेज देते हैं। यहाँ पर 2 by 2 का ही मैट्रिक्स है बच्चों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका रो 1 है, उसको मैंने C1 में यहाँ पर डाल दिया, ये रो 2 है उसको मैंने C2 में डाल दिया। तो ये a डैश मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ यहाँ पर। फिर मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए a प्लस a डैश निकाला हुआ है, यानी a प्लस a ट्रांसपोज दोनों को ऐड करके ये मैंने निकाल लिया। ऐसे ही a माइनस a डैश की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली है बच्चों। अब इसके बाद मैंने क्या किया, a प्लस a डैश जो मैंने निकाला हुआ है उसका ना फिर से ट्रांसपोज लिया। फिर से ट्रांसपोज करने पे मुझे ये मिला जो कि ओरिजिनली a प्लस a डैश के ही इक्वल था। अगर आपको ध्यान हो, अगर p इज इक्वल टू p ट्रांसपोज आ जाए तो हम बोलते हैं p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद आया आपको, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों। अच्छा अब सेकंड पार्ट के लिए मैंने क्या किया, ये जो a माइनस a डैश निकाला हुआ है मैंने इसकी वैल्यू जब यहाँ पर लिखी a माइनस a डैश तो उसका फिर से ट्रांसपोज लिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो फिर से ट्रांसपोज लेने के बाद मुझे ऐसा मैट्रिक्स मिला जिसमें से -1 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर देखो तो मुझे ये मिला। अब ये जो चीज है ना, यानी जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है ना ये आपका ओरिजिनली a माइनस a ट्रांसपोज का वैल्यू था यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ बाहर एक माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया है। तो बस आप देख सकते हैं कि क्या मिला आपको, तो आपको मिला माइनस ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। अब क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स Q है और उसका ट्रांसपोज आपने लिया तो Q एंड Q ट्रांसपोज अगर इक्वल करने हैं तो -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर Q को हम क्या बोलते हैं बच्चों, याद आया आपको, दिस इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी यहाँ वेरीफाई करना था वो कंप्लीट हो गया। अब चलें क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको और इसका सॉल्यूशन करना है। अब क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों आपको y अपॉन x वाला फॉर्म दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर एंगल में y अपॉन x, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। और अगर होमोजीनियस है तो फिर हम किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, लेट मी डिस्कस हियर विद यू। तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर क्या किया, सेकंड स्टेप में आप देखिए मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में जो मिला हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड बाय x किया तो मुझे सेकंड स्टेप ऐसा मिला। और यहाँ पर ये y अपॉन x जो दिख रहा है ना, तो यहाँ से मैंने y इक्वल टू vx इसे सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद ये डेरिवेटिव करके dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर ली है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ से मैंने ये dy अपॉन dx की वैल्यू को यहाँ पर डाला और y की जगह vx भी डाल दिया है। तो यहाँ पर देखो y की जगह vx डालेंगे तो ये v बचेगा और dy अपॉन dx की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी। ऐसे ही cos स्क्वायर में y अपॉन x यानी v बचेगा। सो फाइनली इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये v और v दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। एक बार देखो ये वाला v और ये वाला v कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वेरिएबल सेपरेबल वाला जो काम होता है वो कर लिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यानी dv अपॉन cos स्क्वायर v को मैंने सेकंड स्क्वायर v इंटू dv लिखा और फिर dx इंटू यहाँ -1 बचेगा, यानी माइनस dx अपॉन x लिख लिया। अब इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सेकंड स्क्वायर v dv क्या बनेगा, तो 10v बनेगा और ये माइनस dx अपॉन x यानी माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड x प्लस c। ठीक है,
यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है, वो स्टेप क्या आना चाहिए? सो दिस इज अ मिस्टेक। सो एनीवे मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो माइनस dx अपॉन x, यानी जो मैंने अभी ऑन इंटीग्रेटिंग लिखा है उसके लिए आप ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इतना काम होने के बाद अभी बस आपको v की वैल्यू यहाँ से जो आपने पुट किया था वो रिप्लेस करना है 10v में। सो 10 ऑफ y अपॉन x इक्वल टू c माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x। क्लियर है बच्चों? तो इतना समझ आ गया आपको। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ऐसे ही कुछ किया होगा अपने पेपर में और आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। डोंट वरी बेटा, ठीक है? लाइफ इज बियॉन्ड मार्क्स, लाइफ इज बियॉन्ड मार्क्स, आई रिपीट। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे बच्चा लोग, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको एक वेक्टर यहाँ पर देखो किस तरीके से गिवन है और प्रूव करना है कि इसके परपेंडिकुलर है। मैं आपको कंसेप्ट का रिकॉलेशन कराऊं कि अगर P इज परपेंडिकुलर टू Q तो फिर होता यह है कि P और Q वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने पे ना 0 आएगा बच्चों, याद है आपको? ठीक है, तो बस इसी बात का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वाला वेक्टर, ठीक है? तो मैंने देखो यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 टर्म वाइज यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू बी, और ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे मॉडुलस ऑफ ए इंटू बी के साथ। यहाँ पर चेक करिए तो ये ऐसा आ जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड ए यानी मॉड ए स्क्वायर, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर और फिर बी डॉट बी, और ऐसे ही बाकी चीजें हमने कर ली हैं। देखो यहाँ पर ये जो टर्म है ना बी डॉट ए वाला, इसको मैंने ए डॉट बी अगले स्टेप में लिख दिया सो दैट ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? और बी डॉट बी क्या बनेगा, तो वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये क्या बनेगा, वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर। तो फिर ये वाला जो टर्म है ये पहले और ये लास्ट वाला ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, आपको मिलेगा 0। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, क्योंकि ए और बी आपके नॉन जीरो वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है बच्चों? चलें आगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है? लेट्स मूव। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। तो यानी यहां पर क्या करना है आपको, तो यहां पर आपको y की वैल्यू गिवन है और आपको ये प्रूव करना है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो इसको लेकर ना सिंप्लीफाई कर लिया है। कैसे सिंप्लीफाई किया है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है मैंने, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, RHS में यहाँ पर स्क्वायरिंग करोगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। अच्छा यहाँ पर देखो ये e की पावर 0 बनने वाला है, ठीक है? तो 2 इंटू e की पावर 0 यानी 2 इंटू 1 यानी वो 2 ही रहेगा। अगले स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा एक और काम किया मैंने अगले स्टेप में, यहाँ देखो बताओ मैंने क्या किया। इस वाले स्टेप से यहाँ पर आने के लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड मैंने -4 कर दिया है। तो इस वजह से 2 - 4 -2 हो जाएगा और LHS में -4। देखो अब इस वाले चीज को ना, इस वाले चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, ध्यान से देखना और मुझे बताना। आई हैव रिटन इट लाइक दिस, ठीक है बच्चों? और इसके बाद अगले स्टेप में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, ये मुझे बताओ, ठीक है? लिख सकते हैं ना? तो बस मैंने यही लिखा हुआ यहाँ पर और इस पूरे को इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है। और अब जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसका मैंने डेरिवेटिव किया, तो यहाँ डेरिवेटिव हो गया e की पावर x का सेम, e की पावर -x का भी सेम आएगा, लेकिन पावर में है -x, उसका भी डेरिवेटिव आएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, ठीक है? चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से e की पावर x माइनस e की पावर -x, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायरिंग को हटा दो आप तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये देखो मैंने ये काम कर दिया और बस आपका प्रूफ तैयार हो गया बच्चों। क्लियर है सभी को? चलें अगले प्रश्न की तरफ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, ठीक है? अगेन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऐसे ही किया होगा, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 बेसिकली चैप्टर 1 का है, रिलेशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचना पड़ेगा, डिफिकल्ट कह सकते हो आप लोग इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं। यहाँ पर W डिनोट द सेट ऑफ वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी। डिफाइन द रिलेशन R बाय R इज इक्वल टू दिस वे सच दैट X, Y वाला पेयर अगर रिलेशन में होगा तो X एंड Y ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें कम से कम एक लेटर तो कॉमन होगा ही, एटलीस्ट 1 लेटर इन कॉमन। तो आपको शो करना है कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों। तो देखिए मैंने यहाँ पर रीजनिंग क्या दिया हुआ है कि x, x will always belong to R as a word will have all letters in common with itself. So R is reflexive, बात समझ आई?
जैसे कि अगर मान लो आप कोई वर्ड ले लो, मैंने लिखा रैट, और अगर x की वैल्यू मैं रैट ऐसे लिखता हूं, तो अब रैट और रैट अगर दो बार मैं ऐसे लिखूं, यानी x, x ऐसे लिखा है मैंने, तो यहां पर आप देख लो सारे के सारे लेटर्स कॉमन हैं। बात समझ आ रही है सभी को? आप कोई और वर्ड भी ले सकते हो, मैंने रैट लिया तो आप भी रैट लें, जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं जरा, अगला रीजनिंग क्या है बेटा। तो इफ x, y आर वर्ड्स विद एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन, then we will surely have x, y belonging to R as well as y, x belonging to R, so R is symmetric। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो मैंने कोई वर्ड लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज मैं लिख देता हूँ रैट ही लिख देता हूँ मैं, रैट, और फिर मैं एक लिख देता हूँ कार। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर रैट कार मैं रिलेशन में डालूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर a और a दोनों में दिख रहा है, रैट एंड कार में a कॉमन है, ठीक है बच्चों। तो फिर अगर ये रिलेशन में होगा, इसे आप x और इसे y बोल रहे हो, तो y, x भी रिलेशन में होगा, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे कार, रैट, यानी y, x ऐसे लिखेंगे, तो अभी भी आपका एटलीस्ट वन लेटर कॉमन होने वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं सिमेट्रिक के बाद, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब चलते हैं जरा ट्रांजिटिव को भी देख लेते हैं। तो यानी ट्रांजिटिविटी में क्या बोला हुआ, देखो यहाँ पर मैंने क्या रीजन दिया है, मैंने यहाँ पर 3 डिफरेंट वर्ड्स ना पहले ही एज्यूम कर लिए हैं। मैंने x भी अ वर्ड कैट लिया, मैंने y भी अ वर्ड एप्पल ले लिया, और z को मैंने पेन ले लिया है। देखो x, y रिलेशन में होगा एंड y, z भी रिलेशन में होगा, क्योंकि कैट एंड एप्पल में एक लेटर a कॉमन है। ऐसे ही एप्पल एंड पेन में आप देखोगे तो p एंड e कॉमन है बच्चों, ठीक है, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आप x, z की बात करेंगे तो वो रिलेशन में नहीं होगा, क्योंकि कैट एंड पेन इन दोनों वर्ड्स में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, बट x, z डज नॉट बिलोंग टू R, सो द रिलेशन R विल नॉट बी ट्रांजिटिव। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसके अल्टरनेटिव में जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का जब हमें इनवर्स निकालना होता है, अभी यहाँ पर इन्होंने बोला नहीं है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, तो मैंने सॉल्यूशन करते हुए ना यहाँ पर x के ऊपर कंडीशन भी लिख दी है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। मैंने इसको y मान लिया सबसे पहले फंक्शन को, और यहां से ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देखो ध्यान से, y इंटू 3x प्लस 4, तो आपको ऐसा मिलेगा, चेक करो, ठीक है। फिर उसके बाद साइड चेंज करके यहां पहुंचा मैं, और फिर x की वैल्यू मैंने निकाल ली है अगले स्टेप में, यहां पर मैंने x कॉमन लिया और इस वाले स्टेप में x की वैल्यू निकाल ली है, और अगेन अब y के ऊपर कंडीशन आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर भी 0 नहीं हो सकता है बच्चों। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो अब यहां से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है आपका, दिस इज f इनवर्स ऑफ y। अगर आपको f इनवर्स ऑफ x निकालना है तो बस y की जगह यहां पर x डाल दो। कहां पर x डाल दो? देखो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें y की जगह बस आप x डाल दो, तो आपको f इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 26 प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। देयर इज ए बैग विच कंटेन्स 19 टिकट्स, जिनके ऊपर नंबरिंग आपको दिया हुआ है 1 से लेकर 19 तक। A ticket is drawn at random, then another ticket is drawn without replacing the first one in the bag. Find the probability distribution of the number of even numbers on the ticket. तो मैंने ये माना कि जब 2 टिकट्स आपने ड्रॉ किया है ना, तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑन द टिकट्स के लिए कितने इवन नंबर वाले टिकट आएंगे। या तो एक भी टिकट ऐसा नहीं आएगा जिसपे इवन नंबर हो, या एक टिकट आएगा, या 2 टिकट्स आएंगे। तो x की वैल्यू आपकी 0, 1, 2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इवन नंबर वाले 9 टिकट्स होंगे। कैसे पता चला? 1, 2, 3 ऐसे लिखते हुए आप 18, 19। ठीक है। अब यहाँ पर 2, फिर अगला 4, फिर 6 ऐसे काउंट करो, तो 9 टिकट्स ऐसे होंगे जिनपे इवन नंबर लिखा होगा। ठीक है। इसका मतलब 10 टिकट ऐसे होंगे जिनपे ऑड नंबर लिखा होगा। क्लियर है? तो 19 टिकट में से 2 टिकट निकालना है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 टिकट्स फ्रॉम द 19 टिकट्स। ये मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया। कैसे? देखिए, यहां पर एक भी इवन टिकट नहीं मिला, तो यानी 10 ऑड में से 2 आपने टिकट्स ड्रॉ किए हैं, टोटल 19 में से 2 तो ड्रॉ करनी ही है। यहाँ पर एनसीआर वाला फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला अप्लाई किया है बच्चों। आई होप आपको ये फॉर्मूला आता होगा। ठीक है।
चलिए फिर ऐसे x की जगह 1 डाल दो यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, अभी एक ऑड आया और एक इवन टिकट आया, तो 10 ऑड में से एक टिकट आया, फिर 9 इवन वाले में से एक टिकट आया, तो 9C1 और ये 10C1 अपॉन 19C2। अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो जो मैंने यहाँ पर एनसीआर वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करके ये आपका आ जाएगा 10/19। ऐसे ही आपको अब 2 टिकट इवन मिली है, तो 9 टिकट्स हैं आपके पास इवन, तो 9C2 अपॉन 19C2। अगेन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट 4/19, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आंसर का कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, जो आपने ये प्रोबेबिलिटीज निकाली है ना पी ऑफ एक्स की वैल्यूज, इन सबको ऐड करके देख लो 1 आना चाहिए। नहीं आ रहा है अगर 1 तो गड़बड़ है, मेरा तो आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे। इसके अल्टरनेटिव में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने कौन सा किया था बताना मुझे कमेंट करके, ऊपर वाला किया कि नीचे वाला किया। वैसे देखो यहाँ पर ना एक घपला है, घपला ये है कि जब अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया जाता है ना बच्चों सीबीएसई में, तो कंसेप्ट अलग करते हैं, मतलब चैप्टर सेम रह सकता है लेकिन कंसेप्ट अलग करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही क्वेश्चन सेम कंसेप्ट यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही इन्होंने दे दिए हैं। तो अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 5। डाई के ऊपर जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो ग्रेटर देन 5 बोला यानी 6 आने की बात हो रही है, यानी 1 फेवरेबल आउटकम का मतलब होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर x क्या एज्यूम किया है बच्चों, देख लो आप, x डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, तो x का मतलब 0 1 2 यानी एक भी सक्सेस नहीं आएगा, या फिर 1 सक्सेस आएगा, या फिर दोनों टाइम सक्सेस होगा, ठीक है। अब सक्सेस का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर e मैंने एज्यूम किया है इवेंट कि नंबर ग्रेटर देन 5 अपीयर्स ऑन द डाई, तो एक ही नंबर ऐसा है जो कि 5 से बड़ा होता है डाई पे, तो 1/6 एंड p ऑफ e बार यानी e डैश, इसे आप p ऑफ e डैश भी कह सकते हो, सो दैट इज 1 माइनस p ऑफ e, समझे आप, 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। अब देखो जब एक भी आपका सक्सेस नहीं होगा तो यानी फेलियर होगा, p ऑफ e बार इंटू p ऑफ e बार, 5/6 इंटू 5/6 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सक्सेस मिला और एक फेलियर मिला, यानी p ऑफ e सक्सेस इंटू p ऑफ e बार फेलियर। अब देखो ये भी हो सकता है, देखो ऐसे केस बन सकते हैं कि पहले सक्सेस फिर फेलियर, ठीक है, प्लस पहले फेलियर फिर सक्सेस, ऐसे भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लो वैल्यू पुट करके। ऐसे ही यहाँ पर जब आपका x की वैल्यू 2 होगा यानी दोनों बार सक्सेस मिला, तो p ऑफ e इंटू p ऑफ e यानी 1/6 इंटू 1/6 यानी 1/36। अगेन इन सबको ऐड करके आप देख सकते हो वैल्यू 1 मिलेगी, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो बिल्कुल सही आपने बनाया हुआ है बच्चों, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ यानी सेक्शन सी की तरफ। लेट्स मूव टू सेक्शन सी। तो ये रहा जी सेक्शन सी आपके सामने बच्चों। तो सेक्शन सी में देखो ये पहला क्वेश्चन चैप्टर 2 का है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम योर एनसीईआरटी, और मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एलएचएस को लिखा, ये रहा, प्रूव करना है। मैंने फिर 1/2 से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और देखो आपको अगर ध्यान हो तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यानी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे इसके 2 फॉर्मूले और होते हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पर यूज करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से करना है, क्योंकि हमें रिजल्ट cos इनवर्स की फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो ये चीज ऐसे आ गई। अब इसको अगर आप यहाँ फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूले में जो x है वो क्वेश्चन में √x है, तो बस x की जगह यहाँ पर √x डाल दो, और देखो ये स्टेप मिलेगा, फिर अगला स्टेप, एंड देन इट इज योर RHS, ठीक है बच्चों। हो गया ये भी। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। अब अगला क्वेश्चन वेक्टर के ऊपर है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर देखो क्या बोला हुआ है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है और उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। आपको प्रूव करने के लिए कुछ बोल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले जो प्रूव करना है उसमें ना इस वाले चीज पे फोकस करो। मैंने इसको पकड़ के ना इसका स्क्वायर ले लिया। अगर आपको ध्यान हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो a डॉट ए ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी यहाँ पर ये a माइनस बी जो दिख रहा है ना वेक्टर, तो इस वेक्टर को इसी के साथ में डॉट ले लो, डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट, समझे आप लोग, ये लगा रखा है मैंने डॉट, यहाँ देखिए आप। फिर आप RHS में यानी यहाँ पर
डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यूनिट वेक्टर बोला हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैप 1 और ऐसे ही बी कैप का मैग्नीट्यूड, तो 1 और 1 मैंने लिखा। आगे सिंप्लीफिकेशन हो रखा है आप देखो, और मीनवाइल मैंने ए डॉट बी कैप ये जो है इसकी जगह मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ है कि एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये वाला स्टेप आप समझ गए होंगे ये कैसे आया बच्चों, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखना जरा, यहां से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है। आरएचएस में देखो ध्यान से 2 कॉमन आएगा, तो उस 2 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा चेक करो, अगले स्टेप में यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस 2a वाला फॉर्मूला 11th क्लास याद आया आपको बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर थीटा बेसिकली ये 2a से कंपेयर होगा, इसलिए 2a का हाफ a होता है, तो थीटा का हाफ थीटा बाय 2 होगा। तो ये 2 बाहर पहले से ही है, यहां से फॉर्मूले की वजह से एक और 2 आएगा, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ LHS में भी होल स्क्वायर चल ही रहा है जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में लिया था। यहाँ देखो ऊपर देखो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब बस दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मैंने बोला पॉजिटिव स्क्वायर रूट, मैंने क्यों बोला पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि LHS में ना मैग्नीट्यूड है बच्चों वेक्टर का, जो कि कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना पड़ेगा। चलें आगे, लेट्स मूव। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, जो कि नॉर्मली 6 मार्क्स का आता है, लेकिन इस बार ये 4 मार्क्स में दे दिया है इन लोगों ने। तो कैसे करेंगे बच्चा लोग, देखते हैं जरा। सबसे पहले मैंने क्या किया, LHS लिया और जो डिटर्मिनेंट है उसको मैंने डेल्टा एज्यूम कर लिया है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग। LHS को मैंने एज इट इज डेल्टा मान लिया। फिर मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, क्या है प्रॉपर्टी कि कॉलम 1 को चेंज किया, कॉलम 1 माइनस बी टाइम्स कॉलम 3, ये रहा कॉलम 3, इसको b से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही कॉलम 2 को भी चेंज किया है, कॉलम 2 प्लस a टाइम्स कॉलम 3, समझे। तो इस वजह से आपका ये अगला स्टेप ऐसे आ जाएगा। एक बार आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करके देखना बच्चों, ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद बच्चों देखना ध्यान से कि आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C1 एंड C2 दोनों में से कॉमन दिखेगा, तो मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा और डिटर्मिनेंट ऐसे बचेगा। अगेन मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने कॉलम 3 को अब चेंज किया है इस तरीके से, और जब कॉलम 3 को ऐसे चेंज किया है तो अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट कैसा बनेगा, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन ताकि मैं आपको दिखाऊं। देखिए इस तरीके से बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। कॉलम 3 में भी मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, एंड देन आफ्टर जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा उसको मैंने फिर रो 1 से एक्सपेंड कर दिया है। जैसे एक्सपेंड करोगे तो फाइनली आपको जो रिजल्ट लाना है वो रिजल्ट मिल जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 29 का भी एक अल्टरनेटिव इन्होंने दिया हुआ है, तो क्या है अल्टरनेटिव इसको भी देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। वैसे ऐसे क्वेश्चन काफी सालों के बाद आए हैं सीबीएसई में। चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1,3 एंड द पॉइंट बी 0,0। वैसे अगर सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा तो 11th वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट्स यूज करके ही करना है। तो चलिए जरा डिटर्मिनेंट से हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको फॉर्मूला याद है बच्चों? इनकेस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला अभी लिख देता हूं, जरा वेट करिए एक सेकंड। देखो अगर कोई 2 पॉइंट आपको गिवन है, x1, y1 एक पॉइंट है और एक पॉइंट है x2, y2, और आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक इक्वेशन लिखना है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो आप क्या करो, x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख दो, और थर्ड वाले यहाँ पर x y एज इट इज लिखो, और कॉलम 3 में ऐसे 1 1 लिख दो, ठीक है। आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, बस आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही काम मैंने किया हुआ है, यहाँ पर मैंने थर्ड रो से एक्सपेंड कर दिया और ये फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन आया, जो कि क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा हुआ है। आगे इन्होंने क्या बोला हुआ है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, जहां पर k बेसिकली इस पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट है, ताकि ट्राइंगल ABD का एरिया इन्होंने दे दिया 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करके, ठीक है, याद है आपको। ये देखिए यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकालने वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको बता देता हूं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता है आपको
तो फिर इस तरीके से इनको लिख लो और थर्ड कॉलम में 1 1 1 लगाओ। ये 1/2 से आपने आगे मल्टीप्लाई किया है और इसका आपको लेना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यही काम यहां पर अप्लाई किया है। क्वेश्चन में एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो मैग्नीट्यूड लेना है। तो अगले स्टेप में +-3 किया, इसको यहां पर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर देना 1/2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। फाइनली आपको k की वैल्यू क्या मिली, तो एज यू कैन सी k की वैल्यू +-2 मिली है बच्चों, ठीक है। चलें अगले प्रश्न की तरफ, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं ये क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर लग रहा है मुझे, यस दिस इज ऑन प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि देयर इज अ बैग विच कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। दूसरा बैग भी दे रखा है, उसमें 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 balls are drawn at random without replacement, both of which are found to be red। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि these 2 balls are drawn from the second bag। तो मैंने इवेंट्स E1 एंड E2 एज्यूम किया है दैट द फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग इज सिलेक्टेड रेस्पेक्टिवली। E1 यानी फर्स्ट बैग, E2 यानी सेकंड बैग। और इवेंट A मान लिया है मैंने कि 2 बॉल्स आपने निकाली हैं और दोनों ही रेड हैं। तो 2 बैग्स हैं आपके पास, तो 1/2 होगा उनको सिलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। और फिर बैग फर्स्ट में से इवेंट A होना, मतलब 2 लाल बॉल आना। यानी बैग फर्स्ट में 5 लाल हैं तो 5C2 और टोटल 9 बॉल्स हैं तो अपॉन 9C2। कैलकुलेट कर लो, एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाओ। सिमिलरली सेकंड वाले बैग में आप देखो तो यहाँ पर 3 रेड हैं और टोटल 9 बॉल्स हैं, 6 + 3 9, तो यहाँ पर 3C2 अपॉन 9C2 सॉल्व कर लो। तो बच्चों अब इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, तो इसके बाद बेसिकली हमने बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर, ठीक है। और फिर P of E2 अपॉन A की वैल्यू निकालने के लिए अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज हमारे पास है, P of E2 की 1/2, P of E1 की 1/2 एंड P of A अपॉन E1 की 10/36, P of A अपॉन E2 की 3/36 वैल्यूज पुट करके मैंने कैलकुलेशन किया। तो ये रहा फाइनली आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलें अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। 2 लाइंस है यानी 3D चैप्टर का क्वेश्चन है ये। और फिर आपको बोलना है यहाँ पर कि राइट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, ठीक है। तो SD वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे जो भी गिवन लाइंस है ना, ये जो गिवन लाइंस है, यहाँ से मुझे वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2 लिखने पड़ेंगे। तो वेक्टर A1 के लिए पॉइंट्स देख लो फर्स्ट लाइन में से, वेक्टर A2 के लिए सेकंड लाइन में से पॉइंट्स देख लो, यहाँ से -1, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ठीक है। वेक्टर A2 आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये आपके DRs आ जाएंगे फर्स्ट लाइन के, तो वेक्टर B1, ऐसे ही वेक्टर B2 सेकंड लाइन के DRs से वेक्टर B2 मिला, ठीक है। A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 निकालो। SD का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करके कैलकुलेशन करो, ठीक है। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। अभी क्वेश्चन में एक बात और पूछी है इन लोगों ने कि राइट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है, तो वही मैंने यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि SD इज नॉट इक्वल टू 0, तो लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, बेसिकली इन्होंने एक अल्टरनेटिव भी दे रखा है, तो जरा इसको देखते हैं इसमें क्या करना है। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा गया है पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 डिफरेंट प्लेन्स व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अ यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो 2 प्लेन्स आपको गिवन हैं जिनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से आपको रिक्वायर्ड प्लेन लिखना है। तो ये देखो मैंने क्या कंसेप्ट अप्लाई किया है बच्चों। तो मैंने बोला कि भाई ये प्लेन और ये प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन बेसिकली ऐसा होगा, समझे आप लोग। π1 + λ/2 = 0, याद आया आपको, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफाई करके मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो प्लेन है ना, ये बेसिकली ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस पे है। यूनिट डिस्टेंस यानी 1 यूनिट डिस्टेंस पे, ओरिजिन यानी 0,0,0। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन वाला। फॉर्मूला अप्लाई करके आपको दिखेगा कि ऐसी ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया है मैंने, सो दैट वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज, क्या आ रहा है वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो 1 and -1। तो 1 and -1 लैम्डा की जो वैल्यू आई है, इनको इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस बैक करो बेटा। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। या तो यहां छोड़ दो, देखो ऐसे भी प्लेन को छोड़ सकते हो, मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया है, एक स्टेप और बढ़ा दिया है, ठीक है बच्चा लोग।
चलें क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो ये लेते हैं बेटा सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। तो ये तो एलपीपी का लग रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, बिल्कुल सही बात। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, देयर इज ए कंपनी विच इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी। ठीक है, तो बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 32 का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप ए के जो गुड्स है ना उसकी क्वांटिटी x एज्यूम की है और टाइप बी के गुड्स की क्वांटिटी y एज्यूम की है बच्चों। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर टाइप ए पे प्रॉफिट है 120 रुपीज का और टाइप बी पे प्रॉफिट है 150 रुपीज का। तो ये आपका मैक्सिमाइजेशन फंक्शन बन गया, यानी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है बच्चों, ये रहे। और ये रहा आपका ग्राफिकल वर्क, ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना चाहिए और लेबलिंग करनी होती है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट कर दिए हैं, जहां पर z की मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ मिल रही है पॉइंट बी पे। तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि टाइप ए के कितने आइटम बनेंगे और टाइप बी के कितने आइटम बनेंगे, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट 690 रुपए का आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइप ए के 2 यूनिट्स बनेंगे और टाइप बी वाले के 3 यूनिट्स बनेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट ये रहा। ये सब आपको डिक्लेयर करने के लिए क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिक्लेयर करने के लिए बोला हुआ था। तो इस तरीके से सेक्शन सी के क्वेश्चंस का भी एंड अप हुआ बच्चों। अब चलते हैं सेक्शन डी में, देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन आया, मतलब डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में। ये कब से आने लगा भाई? तो अभी तक तो कभी नहीं आया था, बस एक बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में था, बहुत पहले की बातें हैं ये। ठीक है, तो खैर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में तो कभी नहीं आया था डेरिवेटिव 6 मार्क्स में, लेकिन चलो आगे आपके लिए। सो y इज गिवन लाइक दिस, आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने यहां से डेरिवेटिव किया, dy अपॉन dx, 3 बाहर, cos ऑफ एंगल का माइनस साइन ऑफ एंगल, एंगल का भी करेंगे log x का 1 अपॉन x, ऐसे ही 4 साइन log x यानी 4 cos log x और log x का 1 अपॉन x। ठीक है, यहां से 1 अपॉन x जो दिख रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला स्टेप आ गया, ध्यान से देखिए। और फिर मैंने रीडिफरेंशिएट किया, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया है x के रेस्पेक्ट में, एक बार चेक करो। तो जब मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया है तो LHS में x इंटू dy अपॉन dx का डेरिवेटिव करेंगे, तो x बाहर, dy अपॉन dx का डबल डेरिवेटिव बनेगा, प्लस dy अपॉन dx इंटू x का 1, प्रोडक्ट रूल, समझे। और इसके बाद RHS में हमने चेन रूल भी अप्लाई करके यहां से डिफरेंशिएशन करते हुए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस स्टेप में। और इसको देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट यानी जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसकी हेल्प से ये y बन जाएगा। यहां पर देखो आप, ठीक है, मैंने लिख दिया है बाय यूजिंग फर्स्ट। तो बच्चों इसके बाद इस माइनस y को आप LHS में ले आइए। तो इसके बाद बस आपका प्रूफ ये हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बच्चों। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहाँ पर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन दे दिया है इन लोगों ने 6 मार्क्स में। तो आपको इंटरवल फाइंड करने हैं इन विच द फंक्शन गिवन एज fx इक्वल टू sin x प्लस cos x इन द इंटरवल 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पर होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, इंटरवल आइडेंटिफाई कर दिया है, ये डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के यहां से देखो क्या किया मैंने, साइड चेंज करो, cos x माइनस sin x है ना, उसको लिखो cos x इक्वल टू sin x, साइड चेंज कर दो, समझे। अब यहां से cos x से डिवाइड करते ही आपका tan x इक्वल टू 1 आएगा। tan x की वैल्यू 1 कहां होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पे और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 पे, समझे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो बस यहां से ये 2 एंगल मिलेंगे आपको इस इंटरवल में से। अब यहां पर ये इंटरवल्स मैंने ब्रेक किए हैं और डेरिवेटिव का साइन पता किया है, और इस वजह से फंक्शन कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो मैंने डिक्लेयर कर दिया है। एंड एट द एंड यू कैन सी मैंने फाइनली आपका आंसर डिक्लेयर कर दिया है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 34 में, देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन। क्या करना है? प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। कोन के अंदर सिलेंडर बना हुआ है और आपको उनके रेडियस में रिलेशन पता करना है। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डाटा कैसे निकाला है आपके डायग्राम से जरा ध्यान से देखना। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की है मैंने, अपने 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर कोन के बेस में जो रेडियस है और हाइट उसको मैंने एज्यूम कर लिया है। आप देखिए हाइट को h और रेडियस को मैंने r कैपिटल R लिया है और सिलेंडर के लिए रेडियस को स्मॉल r एंड हाइट को स्मॉल h। बाकी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। आप देखिए BC एंड DE मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। BC एंड DE ठीक है, क्या है, सिलेंडर का बेस रेडियस है। और AB देखो ये वाला AB, तो ये पूरे कोन का हाइट माइनस ये आपके सिलेंडर का हाइट कर दिया है मैंने। तो यहां से आपका AB इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी, ठीक है, और यहां से मैंने स्मॉल h की वैल्यू निकाल ली है। अब मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो आपका सिलेंडर है उसके सरफेस एरिया को यहाँ पर आपको लेके चलना है, मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने उसे कैपिटल S एज्यूम कर लिया है। तो सरफेस एरिया क्या होगा भाई सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान से, ठीक है, तो 2 पाई RH होता है, वो मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर स्मॉल h की जो वैल्यू मैंने अभी अभी फाइंड की है, ये देखो ये वाली वैल्यू जो मैंने फाइंड की है स्मॉल h की, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली इसको मैंने सिंप्लीफाई करते हुए देखो ये r को अंदर भेजा है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो ये बन गया आपका कैपिटल S का वैल्यू। और अब इसे हमने स्मॉल r के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव किया हुआ है, एज यू कैन सी। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी करेंगे। देखते हैं जरा मैंने क्या किया हुआ है। तो ये रहा जी सेकंड डेरिवेटिव भी यहीं पर कर दिया है। फिर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। फिर वहां से मैंने ये r की वैल्यू निकाल ली है, स्मॉल r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। अब इस स्मॉल r की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में डाल के हम देखेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव ही आना चाहिए, ठीक है, तभी तो S आपका ग्रेटेस्ट बनेगा। बात समझ आ रही है। तो बस ये स्मॉल r एंड कैपिटल R में रिलेशन आ गया, यानी सिलेंडर का जो रेडियस है और जो कोन का रेडियस है, तो सिलेंडर का रेडियस विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। सो फाइनली स्टेटमेंट लिखकर मैंने आंसर कंक्लूड कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। देखो ये स्पेशल टाइप में चला जाता है, जिसमें आपको न्यूमरेटर में जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, उसके इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो न्यूमरेटर में क्या है, तो sin x प्लस cos x, तो इसका इंटीग्रेशन लेकर, ये देखो मैंने इंटीग्रेशन लेकर सब्स्टिट्यूट किया है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद तो डेरिवेटिव आप करते ही हैं, कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये भी एक स्पेशल काम करना होता है कि स्क्वायरिंग करके डिनोमिनेटर में sin 2x का फैक्टर है उसकी वैल्यू निकाल लो। फिर क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो लिमिट्स भी मैंने चेंज कर दी है नए वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप एक बार वेरीफाई करके देखो, हमने वैल्यूज निकाल ली हैं। अभी हमारा जो इंटीग्रल है यहाँ पर देखो क्या बनने वाला है। मैंने ये माइनस अल्फा और अल्फा क्या लिखा, देखो मैंने अल्फा किसे एज्यूम किया, उसके अकॉर्डिंग सारा काम किया है मैंने। अब ये जो इंटीग्रल है, वैसे अगर आपका मन कर रहा है कि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा लें, आप लगा सकते हो, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने डायरेक्टली इसका इंटीग्रल लिखा, लिमिट्स लगाई हैं, ये आ गया, और अल्फा की वैल्यू फाइनली यहाँ पुट करके ये रहा जी आपका आंसर डिक्लेयर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एरिया वाले टॉपिक में से है। क्या बोला हुआ है कि इफ द एरिया बिटवीन द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a वाला लाइन एरिया को डिवाइड कर रहा है बिटवीन द पैराबोला एंड x इक्वल टू 4। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है एंड आपको इंटीग्रेशन यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपको दिख रहा है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना चाहिए, लेबल डायग्राम, ठीक है। यहां पर देखो एरिया OAEO इज एक्चुअली इक्वल टू, यहां पर देखो बोला हुआ है ना 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो ये डिवाइड कर रहा है x इक्वल टू a वाला लाइन, देखो ये x इक्वल टू a वाला लाइन है जिसको मैंने डॉटेड पोर्शन से बनाया हुआ है। तो एरिया इक्वल हो जाएगा। अब बेसिकली हमने ऊपर वाला एरिया कंसीडर कर लिया है, तो ये मैंने ट्वाइस लिया है, यहाँ पर देख रहे हो ये 2 और 2 भी कैंसिल होगा। तो ये ऊपर वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा था OA, ये देखो क्या है F और O, ये फाइनली आपको फाइंड करना होगा। इसी तरीके से ABCF A वाला फाइंड करना होगा, और इसे हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड किया। 0 से a लिमिट में रूट x dx, और फिर a से 4, देखो यहाँ पर ये a से ये 4, ठीक है। a से 4 में आपका अगेन पैराबोला ही है, तो यानी रूट x dx। अभी इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला जो काम आप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो करो, कैलकुलेशंस करो, और फाइनली आपको ये मिलेगा। लेकिन अभी तक a की वैल्यू नहीं मिली है, सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज, ताकि मैं आपको दिखाऊं a की वैल्यू क्या आएगी। वैसे 2 4 8, समझे।
तो 2 4 8, तो a की पावर 3/2 आपका 4 आएगा, तो a की वैल्यू 4 की पावर 2/3 आएगी। बात समझ आ रही है सभी को? अब इसके चॉइस में सरप्राइजिंगली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि ऐसा नॉर्मली किया नहीं जाता है। तो ये रहा जी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का। वैसे तो अगर कुछ बच्चों ने अगर ठीक ठाक से भी इंटीग्रेशन किया होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन आसान टॉपिक कई बच्चों के लिए होता है। उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा इसे। चलिए यहाँ पर क्या है बेटा, देखो तो बच्चों यहाँ पर ये जो इंटीग्रेंड है आपका, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ऐसे कंसीडर कर लिया और फिर यहाँ से एलसीएम लेके ये स्टेप बनेगा। अब यहाँ पर हमने कंपेयर किया है कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स, ताकि मुझे एबीसी की वैल्यू मिले। तो फिर एबीसी की वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में फिर से डालेंगे हम लोग। a की जगह 2/9 इंटू 1/x - 1, b की जगह 1/3 इंटू 1/x - 1 होल स्क्वायर, c की जगह -2/9 इंटू 1/x + 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद बस इंटीग्रेशन आराम से हो गया। 2/9 1/x - 1 का log of x - 1, ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन और फिर इसका भी इंटीग्रेशन। अगर इस वाले टर्म में जो सबसे लास्ट में है, इसमें और इसमें आप देखो तो 2/9 कॉमन है, अंदर जो बचेगा log of समथिंग माइनस log of समथिंग, तो उसमें log की प्रॉपर्टी लगा के देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऐसे कर दिया है। अगर आपने नहीं भी किया होगा still you will be granted with the marks। ठीक है बच्चों, so with that this ends up the solution of this set number 2 of compartment exam of class 12th for 2020। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।